नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ल मार्क्स की फेमस थ्योरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को समझने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। मीन्स इतिहास में किस प्रकार विकास हुआ उस प्रक्रिया के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी को समझना होगा। कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार सोसाइटी विभिन्न चरणों से होते हुए विभिन्न समय काल में किस किस स्वरूपों में आई, उनके पीछे के कारण क्या थे, किन वजहों से सोसाइटी में चेंज आता है, और सोसाइटी में जब चेंज आता है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहाँ के लोगों के बीच के संबंध कैसे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके जरिए सोसाइटी या मनुष्य का अस्तित्व बना हुआ है। ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करता है। मीन्स कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी में ये बताया है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो सोसाइटी का एक बेस होता है, आधार होता है, जिसे अधोसंरचना या सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिसंरचना, जो टिकी हुई है सब स्ट्रक्चर पे, मीन्स बेस पे। और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोसाइटी का जो भी स्वरूप है या सोसाइटी में जो भी परिवर्तन आता है उसका मूल आधार क्या है? आर्थिक व्यवस्था यानी आर्थिक तत्व। भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करती हैं कि सोसाइटी किस तरह होगी, लोग किस तरह होंगे, लोगों की सोच कैसी होगी, लोग किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। आपने हीगल के द्वंद्ववाद के बारे में सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल उसका अपोजिट समझाया। हीगल ने इम्पोर्टेंट दी है चेतना को। उनका मानना है चेतना के जरिए ही सोसाइटी में सारी चीज़ें बनती हैं, सोसाइटी में लोगों का व्यवहार, लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध या सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनता है। बट कार्ल मार्क्स ने बोला कि चेतना प्राथमिक नहीं है, प्राथमिक चीज़ है अर्थव्यवस्था, आर्थिक तत्व। इकोनॉमी डिसाइड करती है कि सोसाइटी किस तरह काम करेगी। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, एक बेस, एक सुपर स्ट्रक्चर। बेस के अंतर्गत उत्पादन प्रणाली, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, ये सारी चीजें आती हैं। और सुपर स्ट्रक्चर यानी जो आधार के ऊपर टिका हुआ है सोसाइटी में बाकी की चीजें, जैसे राजनीति, कानून, धर्म, कला, बौद्धिक संबंध, ये सारी चीजें टिकी हुई हैं किस पे? बेस पे। अर्थात कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक व्यवस्था समाज की बाकी सारी चीज़ों को प्रभावित करती है, यानी बेस जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। बेस के अंतर्गत आपकी उत्पादन प्रणालियां आती हैं, यानी उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से समझेंगे। और सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाती हैं बाकी की सारी चीज़ें जो सोसाइटी में काम करती हैं या सोसाइटी की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं। आपका धर्म हो गया, कानून हो गया, कला हो गया, राजनीति हो गई, सारी की सारी चीजें किस पे टिकी हुई हैं? वो टिकी हुई हैं अर्थव्यवस्था पे। तो इसी कारण ऐतिहासिक भौतिकवाद को इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहते हैं। मीन्स मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, या इससे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास की आर्थिक दृष्टिकोण से व्याख्या करता है। मतलब आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक तत्व कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सोसाइटी को वर्क करने के लिए या किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, या आर्थिक स्थितियां किस तरह समाज के बाकी हिस्सों को प्रभावित करती हैं, उनकी क्या भूमिका है सोसाइटी के बाकी सारे क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने में या सोसाइटी के विकास में। तो अभी हमने बात करी ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिससे कि ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के रूप में आप समझ सकते हो। इस थ्योरी में कार्ल मार्क्स ने बताया है कि सोसाइटी को चलाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है अधोसंरचना यानी आधार, बेस, और दूसरी है अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर, या जो आधार के ऊपर टिकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर आप बनाते हो तो घर क्या डायरेक्ट बन जाता है? नहीं, उसकी नींव बनाई जाती है ना, उसका एक आधार बनाया जाता है ना, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। तो ये जो आधार है वो है अर्थव्यवस्था, और जो ये पूरी बिल्डिंग है वो है कानून, शिक्षा, कला, राजनीति, ये सारी चीजें। मीन्स अगर आप एक घर का एग्जाम्पल लेके सोसाइटी को समझ रहे हो तो ये पूरा घर या पूरी सोसाइटी किस तरह टिकी हुई है या किस पे टिकी हुई है? वो टिकी हुई है अर्थव्यवस्था पे, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है
कि मनुष्य का अस्तित्व उसके विचारों से नहीं बल्कि उसकी भौतिक जीवन स्थितियों से तय होता है। अभी हमने हीगल के सिद्धांत की बात करी थी। हीगल ने क्या बोला था, मनुष्य का अस्तित्व उसके विचारों से निर्मित होता है। दो तरह की थिंकिंग होती है। एक थिंकिंग ये है कि मनुष्य किस प्रकार का है वो उसके विचारों से तय होता है, यानी उसके आंतरिक जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो डिसाइड करती है कि वो किस तरह का रहेगा, सोसाइटी में उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, सोसाइटी कैसे बनेगी। प्रत्येक मनुष्य का जिस तरह का विचार रहेगा धीरे 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 सोसाइटी उसी तरह हो जाएगी। बाकी की सारी चीज़ें उन्हीं से प्रभावित होंगी। मीन्स मुख्य रूप से विचार इंपॉर्टेंट है। बट कार्ल मार्क्स बिल्कुल इसका अपोजिट बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि विचारों से नहीं बल्कि भौतिक जीवन स्थितियों से तय होता है कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है। मिस हीगल की थ्योरी में चेतना को आधार बनाया गया था, यानी ये जो मानव है वो अपने सर के बल खड़ा है, चेतना आधार है, चेतना के जरिए उसका अस्तित्व है। इसी को उन्होंने पैर के बल खड़ा कर दिया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने बोला कि उसकी चेतना नहीं, उसकी भौतिक स्थितियां डिसाइड करती हैं कि वो क्या है। मीन्स उसका बेसिक नीड, भोजन, आवास, वस्त्र, ये जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करेंगी कि समाज में वो कैसा होगा या समाज का अस्तित्व कैसा होगा, वो या समाज में लोगों के साथ उसका संबंध कैसा होगा। इसी चीज़ को कार्ल मार्क्स ने बोला है कि हीगल का द्वंद्ववाद जो कि सर के बल खड़ा था उसे मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया है। जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की तो कार्ल मार्क्स का जो मानव है वो पैरों के बल खड़ा है। पैरों के बल खड़ा है मतलब वो जीवित है, और जीवित रहने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो बेसिक चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं, वो क्या हैं? सर्वाइवल नीड के लिए चाहिए भोजन, पानी, कपड़ा, आवास। और भोजन ऐसे ही तो मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको खेती करनी पड़ेगी। या कपड़े अगर पहनने हैं आपको, तो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ से तोड़ के आप कपड़े पहन रहे हो, नहीं, उसके लिए चरखे की जरूरत पड़ती है, या आज के टाइम पे मशीनों की जरूरत पड़ती है कपड़ों के उत्पादन के लिए। या घर है तो ऐसा तो है नहीं कि घर कहीं बना बनाया रखा है, आपने उसे लाया और उसे बड़ा कर लिया और आप उसमें रहने लगे। ये सारी चीजें मानव द्वारा निर्मित की जाएंगी, तो इसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप देवी देवता या भगवान पे निर्भर रहोगे कि वो हमें घर बना के देंगे, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। और जब आप काम करते हो, ये प्रोसेस जो होता है, इसी को हम कहते हैं उत्पादन प्रणाली, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन। अब वस्तुओं में आपके भोजन भी हो गए, कपड़े हो गए, आपके रहने के लिए बाकी जितनी भी चीजें जरूरी हैं, भौतिक जो भी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं, उनका उत्पादन, साथ ही साथ उनका विनिमय यानी एक्सचेंज। देखो, सोसाइटी में जब लोग रहते हैं तो एक्सचेंज उनके साथ होता है, चाहे उनका सोशल रिलेशन हो, एक दूसरे के बीच रिलेशन बना रहे हो, तो भी वो एक्सचेंज करते हैं विचारों को, अपनी थॉट्स को और अपने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस को। या अगर वो कोई भौतिक चीज़ें हैं, जड़ वस्तु है, तो भी वो एक्सचेंज करते हैं। या अगर उन्होंने कुछ उत्पादन किया है, कोई प्रोडक्ट है उनके पास, भोजन है तो भी, वस्त्र हैं तो भी, इन सारी चीज़ों का एक्सचेंज भी होता है, जिससे सोसाइटी काम करती है। अगर कोई कुम्हार है तो कपड़े के लिए वो दर्जी के पास जाएगा, दर्जी है पढ़ाई के लिए वो शिक्षक के पास जाएगा, शिक्षक अगर बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को अगर बर्तन चाहिए तो वो कुम्हार के पास आएगा। तो इस तरह सोशल सिस्टम काम करता है। ठीक, एक दूसरे पे सब आश्रित हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। तो अगर वस्तुओं का उत्पादन हुआ है तो उनका विनिमय यानी एक्सचेंज भी होगा, और साथ ही साथ वितरण यानी कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ें किस किस को वितरित की जाएं। अब देखो, अगर हम भोजन की बात कर रहे हैं, भोजन की आवश्यकता सबको बराबर मात्रा में है। पौष्टिक भोजन जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, एटलीस्ट उतनी तो सबको मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेंगी? उसके लिए अगर हमारे पास 5 सेब हैं तो इन पांचों को एक एक दोगे तो बराबर मात्रा में मिलेगा। या अगर आपके पास 10 लोग हैं तो यानी हर एक के पास आधे आधे बांट रहे हो। तो वितरण का जो व्यवस्था है और उत्पादन की जो व्यवस्था है, विनिमय की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं आर्थिक संबंध के अंतर्गत। और इन्हीं उत्पादन प्रणालियों के जरिए उन्होंने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद को और अच्छे से समझाया है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक संरचना के संबंध में जो कार्ल मार्क्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके बारे में। उनके अध्ययन से ये पता चलता है कि जो समाज की संरचना है वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करी गई है। एक है बेस, दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। एक है सब स्ट्रक्चर, एक है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना और सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिसंरचना। अधोसंरचना मीन्स समाज की आर्थिक संरचना, या जिसे आप मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हो, उत्पादन प्रणाली। तो अगर आधार में परिवर्तन होगा,
अधोसंरचना में परिवर्तन होगा तो सुपर स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होगा। मीन्स अगर सोसाइटी का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, उत्पादन प्रणाली है, उसमें चेंज आता है तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीजें बदलती हैं। सोसाइटी में किस प्रकार का कानून होगा, किस प्रकार का रहन सहन होगा, किस प्रकार के संबंध होंगे एक दूसरे के साथ, किस तरह की राजनीति होगी, कल्चर कैसा होगा, कला क्या होगी, किस प्रकार की चीजें यूज करेंगे, ये सारा कुछ ना इससे डिसाइड होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं उत्पादन प्रणाली की, तो उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। एक तो है उत्पादन की शक्तियां, मींस फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जिनकी सहायता से उत्पादन हो रहा है। अगर किसी सोसाइटी में उत्पादन हो रहा है, हमने बात करी थी उत्पादन की, तो उत्पादन अपने आप तो नहीं ना हो रहा है, कोई ना कोई करेगा, कोई ना कोई शक्तियां होंगी, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा ना। तो जिनकी सहायता से उत्पादन हो रहा है, अब चाहे वो इंसान हो, सजीव हो या निर्जीव हो, निर्जीव यानी मशीनें। अब अगर आपको सब्जियां उगानी है, अनाज उगानी है, तो उसके लिए किसान चाहिए जो कि सजीव इंसान है। और अगर आपको कपड़े चाहिए या फैक्ट्रियों में निर्मित कोई हार्डवेयर की चीजें चाहिए, तो उसके लिए मशीनें काम कर रही हैं। तो मशीन तो इंसान नहीं ना है, वो निर्जीव है। तो उत्पादन की शक्तियों के अंतर्गत जिनकी सहायता से उत्पादन होता है, वो सारी चीजें आती हैं। और उत्पादन के जो सजीव साधन हैं, उन्हें हम श्रम शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। श्रम शक्तियों में लेबर पावर होता है। अब उसमें चाहे आप उनके नॉलेज की बात कर लो, उनके स्किल्स की बात कर लो, उनके मानवीय ज्ञान, निपुणता, योग्यता, कौशल, क्षमता, इन सारी चीजों की बात होती है। और जब आप बात करते हो निर्जीव की, तो वहां पे यंत्र या उपकरण आ जाते हैं। तो ये जो निर्जीव हैं, उन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो सजीव हैं उन्हें हम कहते हैं लेबर पावर। तो हमने क्या समझा कि आधार में आता है उत्पादन प्रणाली, जिसे इंग्लिश में मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन दो भागों में है। पहली है उत्पादन शक्तियां, यानी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और सेकेंड है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध। अब देखो, उत्पादन के संबंध के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं उत्पादन की शक्तियों के बारे में। इसमें हमने क्या समझा, दो चीजें हैं, एक तो है सजीव, एक तो है निर्जीव। एक है लेबर पावर, श्रम शक्ति, मानवीय गुणों की बात कर रहे हैं, मानवीय योग्यता की बात कर रहे हैं, निपुणता की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज है उत्पादन के साधन, यानी निर्जीव चीजें, जिसमें यंत्र, कारखाने, उपकरण, ये सारी चीजें आती हैं, जिनका यूज करता है मैन पावर, यानी लेबर पावर जो है वो यूज करता है इन यंत्रों का, और उसके जरिए वो अपने काम को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे कुल्हाड़ी यूज होती थी, फिर एक टाइम पे हथौड़ी यूज होती थी, उसके पहले पत्थरों के औजार बनते थे, और आज के टाइम पे मशीनें यूज करके काम करते हैं। करते काम ह्यूमंस ही हैं, बट वो जिन साधनों का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने उत्पादन की शक्तियों के बारे में बात कर ली, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। अब अगर हम बात करें उत्पादन के संबंध की, ठीक है, तो उत्पादन संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन होता है तो उस दौरान ये सजीव और निर्जीव जो उत्पादन के साधन हैं या उत्पादन की शक्तियां हैं, उन पे कौन से पे किसका मालिकाना हक है और कौन श्रम शक्ति के बल पर जी रहा है, इन सारी चीजों के आधार पे हम उनके बीच का संबंध डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री में मशीनें भी हैं और लेबर पावर भी यूज हो रही है। ये सजीव और निर्जीव, ये दोनों ही मिलके यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जब ये फैक्ट्री है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, तो कोई ना कोई इस फैक्ट्री का मालिक भी होगा, ओनर भी होगा, ठीक है। तो ये मालिकाना हक के आधार पे, यानी जो मालिक है वो, और साथ ही साथ जो उस मालिक के अंडर में काम कर रहा है, चाहे वो श्रम दे रहा हो, चाहे वो मशीनों के जरिए उनको प्रोडक्ट दे रहा हो, इन सारी चीजों के जरिए हम समझते हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन। अब इन रिलेशन के आधार पे उन्होंने काफी सारे सोशल फॉर्मेशन बताए थे। पहला उन्होंने बताया था दास प्रथा। जिस समाज में दास प्रथा थी, वहां पे लोगों के बीच का संबंध कैसा था, स्वामी और दास का, मतलब एक मालिक है और उसका एक दास है जो उसके लिए काम करता है। दूसरा उन्होंने बताया था सामंतवादी समाज, यानी जहां पे जमींदार और किसान पाए जा रहे थे। तो देखो, किसान क्या थे, जमींदारों की जमीन पे काम करते थे। तो यहाँ पे मैन पावर है, यहाँ पे भी मैन पावर है, यहाँ दास है, यहाँ पे किसान है, और मालिक कौन है, यहाँ पे मालिक है उसका स्वामी, यहाँ पे मालिक है उसका जमींदार जो जमीन दे रहा है किसानों को खेती करने के लिए। थर्ड उन्होंने बताया रिलेशन
पूंजीवादी समाज में। तो जब सोसाइटी पूंजीवादी हुई तो वहां पे रिलेशन कैसा हो गया, ये पूंजीपति का और कामगर का। अब इस फैक्ट्री के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है, पूंजीवादी समाज का। यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी जब आई तो वहां पे लोगों के रिलेशन कैसे हो गए, एक हो गया वर्कर, एक हो गया ओनर, मालिक। और जब सोसाइटी सामंतवादी थी, यानी फ्यूडल सिस्टम जब था सोसाइटी का, तब वहां पे लोगों के संबंध कैसे थे, जमींदार और किसान के। और जब सोसाइटी में स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा समाज था, तो वहां पे क्या थे, मास्टर और उनके स्लेव। तो इस तरह से उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार की उत्पादन शक्तियां होंगी उसी प्रकार का सोसाइटी में उत्पादन का संबंध देखने को मिलेगा। लोगों के बीच का रिलेशन आपको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो उत्पादन की शक्तियों से हमें क्या पता चलता है, दो चीजें। एक तो है उत्पादन के साधन, यानी कौन सी मशीनें, कौन से यंत्र, कौन से औजार यूज कर रहे हैं लोग। और दूसरा श्रम शक्ति, यानी लेबर पावर। उत्पादन करने वाले जो मनुष्य हैं, अगर मान लो सामंती युग है तो वहां पे यूज करने के लिए जो औजार हैं या यंत्र हैं या जो भी चीजें हैं, अब मान लो किसान है तो वो पहले खेत कैसे जोतते थे, कोल्हू के द्वारा, बैलों के द्वारा। पर अभी का किसान क्या वैसे कर रहा है, नहीं, अब वो ट्रैक्टर का यूज कर रहा है। तो यूज तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है, पहले हल यूज होते थे, अब ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं। तो अभी जो यूज हो रहा है वो यंत्र ट्रैक्टर है, तब यूज जो होता था वो हल था। तो ये जो उत्पादन के साधन है, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन साधनों द्वारा, जिस यंत्रों द्वारा यूज किया जा रहा है उसकी बात हो रही है उत्पादन की शक्तियों में। और दूसरी चीज मनुष्य, जिसमें ज्ञान, अनुभव, निपुणता या क्षमता है, उसका स्तर क्या है। इन दो चीजों के बारे में हमें उत्पादन शक्तियों से पता चलता है। और जब हम बात करते हैं उत्पादन संबंधों की, ठीक है, तो यहां से हमें क्या संकेत मिलता है कि जो उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य हैं लगे हुए, उनके आपस में कैसे संबंध है। कौन सा वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक है, स्वामी है, यानी वो डोमिनेंट क्लास का है, प्रभुत्वशाली वर्ग का है। जब वो मालिक है, स्वामी है उत्पादन के साधनों पे, उसका ज्यादा स्वामित्व है, उसका ज्यादा अधिकार है, तो वो प्रभुत्वशाली वर्ग है। उत्पादन के संबंधों द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि दूसरा वर्ग भी है जो कि है डिपेंडेंट क्लास, जो इन क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। मीन्स अगर वो अपने श्रम शक्ति का इस्तेमाल ना करे तो जीवन निर्वाह करना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, वो किसी चीज का ओनर नहीं है। उसके पास एक ही चीज बचती है, लेबर पावर, उसकी श्रम शक्ति। अब चाहे वो उसकी ज्ञान हो, चाहे कुशलता हो, योग्यता हो, निपुणता हो, जो भी चीजें हैं, वो उसकी सेवा दे दे के अपने मालिक को उसके बदले में जो भी उसके जीवन निर्वाह की चीजें हैं उनको प्राप्त करता है। जीवन निर्वाह करने के लिए विवश है, वो पराधीन है। किनके पराधीन है, डोमिनेंट क्लास के। तो जो पराधीन लोग हैं उन्हें बोला जाता है डिपेंडेंट क्लास, पराधीन वर्ग। और जो प्रभुत्व रखते हैं वो प्रभुत्वशाली वर्ग हैं, उन्हें बोला जाता है डोमिनेंट क्लास। तो कार्ल मार्क्स ने दो तरह के क्लास का भी वर्गीकरण किया था। इस इमेज के थ्रू आप अच्छे से देख सकते हो ऐतिहासिक भौतिकवाद का चार्ट। समाज को उन्होंने दो भागों में बांटा है, आधार और अधिसंरचना। अधिसंरचना के अंतर्गत समाज की विभिन्न चीजें आती हैं जो उत्पादन प्रणाली से प्रभावित होती हैं, जैसे कि देश या राज्य या राष्ट्र की कानून व्यवस्था, राजनीतिक संरचना कैसी होगी, वहां पे धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं, साहित्य, कला, संस्कृति इत्यादि। और अगर हम बात करें उत्पादन प्रणाली की, तो उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत हमने बात करी उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन संबंध, ये दोनों चीजें आती हैं। और उत्पादन शक्तियों के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक उत्पादन के साधन और एक है श्रम शक्ति, जहाँ पे ह्यूमंस पावर या ह्यूमंस नॉलेज या ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फिजिकली वर्क कर रहे हो, चाहे वो मेंटली वर्क कर रहे हो। आईटी सेक्टर में आप देखोगे जॉब्स मिलती हैं, लोग काम करते हैं, तो वो वहाँ पे ऐसा नहीं है दिन भर बोझा ढो रहे होते हैं, वो अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं। और उत्पादन संबंध को हमने समझा कि जिस प्रकार की उत्पादन शक्तियाँ होंगी उसी के आधार पे सामाजिक विन्यास बनेगा, यानी समाज का स्वरूप आएगा। उसमें दास प्रथा का समाज आप देखते हो, सामंती समाज का स्वरूप देखते हो, पूंजीवादी समाज का देखते हो, और वहाँ पे लोगों के बीच का रिलेशन कैसा होता है, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, परस्पर विरोधी वर्ग। मतलब एक क्लास जो मालिक है, एक जो उसके अंडर काम करता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे देखने को मिलती है। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्वामी और दास, दास प्रथा समाज में, और
और जमींदार और किसान आपको देखने को मिलेगा सामंती समाज में, फ्यूडल सिस्टम में या फ्यूडल सोसाइटी में। और पूंजीपति और कामगर यानी कैपिटलिस्ट और वर्कर दिखेंगे आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। और ये दोनों ही वर्ग एक दूसरे के विरोधी होते हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके वजह से इस सोसाइटी में चेंज देखने को मिलता है। यानी पहले दास प्रथा थी, फिर धीरे धीरे दोनों वर्गों में, स्वामी और दास के बीच विरोध प्रकट होते होते चेंज आया और सोसाइटी बदली सामंती समाज में। और सामंती समाज में जब जमींदारों ने किसानों का शोषण करना शुरू किया तो किसानों ने विद्रोह किया, किसानों ने आंदोलन करे, किसानों की चेतना जागी, जिसके बाद बदलाव आया, क्रांति हुई और उसके बाद समाज में परिवर्तन हुआ, पूंजीवादी समाज आया। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और कामगारों के बीच में संघर्ष हुए, उसके बाद फिर समाज चेंज होगा। तो ये जो है संबंध को दर्शाता है, जो कि डिसाइड होती है उत्पादन शक्तियों के आधार पे। तो आई होप अब आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद का ये जो ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया आप जिसे बोल सकते हो, पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐतिहासिक भौतिकवाद में एक जो सामाजिक स्वरूप का आधार आर्थिक आधार है, दूसरा है ऊपरी ढांचा, इसमें समाज की बाकी सारी चीजें आती हैं, जिसमें राजनीति, धर्म, शिक्षा, कला, कानून, विचारधाराएं आती हैं और यह आर्थिक आधार पर टिका होता है। जब आर्थिक ढांचा बदलता है, मतलब जब आधार में परिवर्तन आएगा तो क्या बदलेगा, सुपर स्ट्रक्चर भी। और इसमें क्या होते हैं, जब हम बात करते हैं बेस की, आधार की, तो वहां पे क्या है, उत्पादन के साधन। हमने पिछली स्लाइड में देखा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें भूमि, मशीनें, औजार, ये सारी चीजें आती हैं। और उत्पादन के संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मालिक मजदूर का रिश्ता, ये सारी चीजें शामिल हैं। तीसरी चीज है वर्ग संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स ने जो बताया है, क्लास स्ट्रगल। इसमें इन्होंने ये बताया है कि हर समाज में मुख्य रूप से दो वर्ग होते हैं जिनमें आपस में परस्पर विरोध होता है। और जो विरोध का कारण है उसका ये कि एक शोषक वर्ग होता है, ओनर होता है, एक होता है शोषित वर्ग जिसका शोषण किया जा रहा है। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी जमींदार, किसान, मालिक, दास, इन सब के बारे में। अब देखो, शोषक वर्ग जो उत्पादन के साधन के मालिक होते हैं, मालिक वर्ग, और शोषित वर्ग जो श्रम करते हैं। तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार थोड़ा सही से भी आप देख लो। जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत की, तो ये इतिहास के विकास के बारे में बात करता है भौतिकवादी दृष्टिकोण से। तो विकास किसका, सोसाइटी का। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास निम्न चरणों से हुआ है। ये नाम आप याद रख लो, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है आदिम साम्यवाद युग, दूसरा है दासत्व युग, तीसरा है सामंतवाद युग, चौथा है पूंजीवादी युग और पांचवा है समाजवाद युग। और कार्ल मार्क्स के अनुसार अभी पूंजीवादी युग चल रहा है। सबसे पहले आदिम साम्यवाद का समाज था, वो युग था। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, सोसाइटी में क्रांति हुई, दोनों वर्गों में संघर्ष हुआ। फिर दास प्रथा वाला युग आया, जहाँ पे संबंध कैसे थे, दास और मालिक के। उसके बाद इन दोनों में संघर्ष हुआ, उत्पादन के प्रणालियों में चेंजेस आए, तो आया सामंतवादी युग, जहाँ पे जमींदार आ गए और जमींदारों के अंडर में काम करने लगे किसान। और फिर किसानों ने विद्रोह किया क्योंकि उनका शोषण हो रहा था, किनके द्वारा, जमींदारों द्वारा। इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, तब आया आपका पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। और अभी क्या चल रहा है, प्राइवेट कंपनियां हैं, एक मालिक है और प्राइवेटाइजेशन है, पूंजीपति है, उद्योगपति हैं। और उन उद्योगपति के पास बड़ी बड़ी मिलों, कारखानों के मालिकाना हक है और उनके अंडर में काम करते हैं वर्कर्स। और एक टाइम आएगा जब इन दोनों में भी विद्रोह हो जाएगा, तब समाज का स्वरूप हो जाएगा समाजवादी, जहाँ पे सब समान होंगे। ये विचार था कार्ल मार्क्स का। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।